उसने वीडियो कॉल के जरिए यूपी, बिहार और दिल्ली की कई लड़कियों से बात करवाई, उनके फोटो दिखाए। वीडियो कॉल पर लड़कियों को दिखाया? हाँ, और एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए तो उसने ये दावा भी कर दिया कि वो बिल्कुल नई कुंवारी है। आज हम एक ऐसी खोजी रिपोर्ट की परतों को खोल रहे हैं जिसने काफी हलचल मचाई है। जी। हमारे सामने इस जांच के आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण अंश हैं। इसमें स्टिंग ऑपरेशन की डिटेल्स हैं, कई लोगों से हुई बातचीत शामिल है। हाँ, और ये स्रोत दावा करते हैं एक कथित नेटवर्क का पर्दाफाश करने का। हाँ, एक ऐसा नेटवर्क जो राजनीति के गलियारों और वेश्यावृत्ति के अंधेरे कोनों को मतलब कहीं ना कहीं जोड़ता है। जी हाँ, और आज हम इन्हीं स्रोतों में जो जानकारी दी गई है उसका गहराई से विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है इस कथित नेटवर्क के काम करने का तरीका समझना। हाँ, इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इसका फैलाव कितना बड़ा है, जैसा कि इन रिपोर्ट्स में बताया गया है। और ये साफ करना भी बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ प्रस्तुत जानकारी को आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, इसकी सच्चाई का दावा करना या खंडन करना हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत उस दावे से जिसने इस पूरी कहानी को आप कह सकते हैं सुर्खियों में ला दिया। हाँ। स्रोत का कहना है कि पटना में माननीय विधायकों यानी एमएलसीज, अच्छा। हाँ, उनके सरकारी आवासों तक हाई प्रोफाइल लड़कियों की सप्लाई की जा रही है। सरकारी आवासों तक? ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल। और इस आरोप को थोड़ा वजन देने के लिए स्रोत में एक लड़की का गुमनाम बयान भी शामिल किया गया है। अच्छा, क्या कहती है वो? वो बताती है कि उसे एमएलसी फ्लैट्स में भेजा जाता है। काम पूरा होने के बाद वो बाहर निकलकर सब कुछ पीछे छोड़ देती है। मतलब कुछ याद नहीं रखती? हाँ, यहाँ तक कि क्लाइंट का नाम भी नहीं पूछती। ये पूरी प्रक्रिया कितनी गोपनीय रखी जाती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है। तो उसे ऑर्डर कैसे मिलते हैं? एक पता दिया जाता है जहां उसे पहुंचना होता है। और क्लाइंट्स कौन होते हैं? वो इस बात पर जोर देती है कि उसके क्लाइंट सिर्फ वीआईपी होते हैं, मतलब राजनेता और बड़े कारोबारी। अच्छा, और कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोबाइल नंबर तक एक्सचेंज नहीं किए जाते। ये गोपनीयता देखिए किस हद तक है। हाँ, ये बयान अगर स्रोत के अनुसार सही है तो एक ऐसे सिस्टम की तरफ इशारा करता है जो अपनी पहचान छिपाने के लिए बहुत सावधानी बरतता है। सही। ये दिखाता है कि कैसे एक संगठित तरीके से डिमांड पूरी की जा रही है और कैसे इसमें शामिल लोगों की पहचान मतलब गुप्त रखी जाती है। हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति का बयान नहीं लगता, बल्कि उस कथित नेटवर्क की एक तरह से कार्यप्रणाली का खाका पेश करता है। बिल्कुल। तो इसी नेटवर्क की तह तक जाने के लिए, जैसा कि स्रोत बताता है, कि जांच टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया। स्टिंग ऑपरेशन? अच्छा। हाँ, उनका मकसद था उन लोगों को सामने लाना जो कथित तौर पर नेताओं तक लड़कियां पहुंचाने का काम करते हैं। और स्रोत में किसी नेता का नाम भी है? स्रोत संदर्भ में एक भाजपा की महिला नेता फूल जोशी का नाम भी लेता है। हालांकि हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन किया कैसे गया? तरीका क्या था? तरीका वही जो जांच पत्रकारिता में काफी इस्तेमाल होता है। रिपोर्टर ने खुद को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया जिसे आने वाले चुनावों के लिए नेताओं को प्रभावित करने या खुश करने के लिए हाई प्रोफाइल लड़कियों की जरूरत है। अच्छा, मतलब ग्राहक बनकर नेटवर्क में घुसने की कोशिश। ये एक जानी मानी तकनीक है। हाँ, रिपोर्टर ने फिर इस नेटवर्क को चलाने वाले कई एजेंट से संपर्क साधा। सिर्फ संपर्क साधा या मुलाकात भी हुई? नहीं, सिर्फ संपर्क ही नहीं, बल्कि नेताओं की क्या पसंद है, किस तरह की डिमांड रहती है, ये समझने के लिए उन लड़कियों से मिलने का इंतजाम भी किया गया जिनके बारे में कहा गया कि वो नेताओं के पास जाती हैं। ओह, तो लड़कियों से मुलाकात भी करवाई गई? हाँ, और ये मुलाकातें ऐसे ही नहीं हुई। इसके लिए बाकायदा एक सेटअप तैयार किया गया। सेटअप कहाँ पर? एजेंट्स के कहने पर पटना के आरपीएस मोड़ इलाके के एक होटल बेली ग्रैंड में कमरा बुक किया गया। अच्छा, होटल में? और सबूत इकट्ठा करने के लिए कमरे में खुफिया कैमरे भी लगाए गए। स्पाई कैमरा। ये सब नेटवर्क के सदस्यों का भरोसा जीतने और उनकी बातों को रिकॉर्ड करने की मतलब एक रणनीति का हिस्सा था। बिल्कुल। तो इस सेटअप में सबसे पहले जिस लड़की को भेजा गया उसका नाम स्रोत अंकिता बताता है। अंकिता, ठीक है। रिपोर्टर के साथ बातचीत में उसने इस बात की पुष्टि की कि उसके बॉस ने उसे सब कुछ समझा दिया है। क्या समझाया? कि उसका मुख्य काम ही पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेताओं को खुश करना है। ये बात उसने सीधे तौर पर कही? सीधे तौर पर। अच्छा। और क्लाइंट्स के बारे में कुछ बताया? हाँ, अंकिता ने यह भी साफ किया कि वो हर किसी के पास नहीं जाती। उसके क्लाइंट्स सिर्फ बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं, बड़े राजनेता, वीआईपीज या फिर बड़े बिजनेसमैन।
ये फिर से वही पैटर्न दिखता है, एक खास ऊंचे दर्जे की क्लाइंटेल और पूरी गोपनीयता। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो अंकिता ने कही वो जगह को लेकर थी। जगह? कौन सी जगह? उसने सीधे तौर पर चाणक्य होटल के पीछे बने एमएलसी आवासों का जिक्र किया। एमएलसी आवास? अरे हाँ, और कहा कि वो वहाँ एमएलसी लोगों के फ्लैट्स में जाती है। ओ, पर किसी का नाम लिया? नहीं, जब नाम पूछा गया तो उसने बताने से साफ इनकार कर दिया। और वजह? वही तर्क, नाम पूछने की जरूरत नहीं, काम खत्म, बात खत्म, सारी जानकारी बॉस के पास होती है। ये दिखाता है कि नेटवर्क में शामिल लड़कियां भी शायद पूरी तस्वीर नहीं जानती या शायद जानना ही नहीं चाहती। हाँ, ये गोपनीयता और एक तरह की डिस्पोजेबिलिटी, मतलब इस्तेमाल के बाद कोई वास्ता ना रखना, इस तरह के कामों में आम हो सकती है। बिल्कुल। उसने और कुछ कहा? हाँ, उसने ये भी जोड़ा कि नेताओं की पसंद को पूरा करना आसान काम नहीं और ये उन्हीं जैसे लोग ही कर सकते हैं। उन्हीं जैसे लोग, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या मतलब कोई खास ट्रेनिंग या अनुभव चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है, या फिर ये नेताओं की कुछ खास किस्म की मांगों की तरफ इशारा है। खैर, अंकिता के जाने के बाद एजेंट ने रिपोर्टर को बताया कि वो एक और लड़की भेजेगा। एक और लड़की? कौन? नाम बताया रवीशा। एजेंट ने रवीशा की काफी तारीफ की, कहा कि वो पढ़ी लिखी है और नेताओं को पल भर में पिघला देने की काबिलियत रखती है। अच्छा, पढ़ी लिखी और पिघला देने वाली। तो रवीशा आई? हाँ, रवीशा जब होटल पहुंची तो उसमें एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास था। अच्छा। उसने भी पुष्टि की कि उसे बताया गया है कि चुनाव का माहौल है और हाई प्रोफाइल लड़कियों की जरूरत है और वो खास तौर पर नेताओं और वीआईपीज के लिए ही काम करती है। उसने भी नेताओं का जिक्र किया? हाँ, और ये दावा भी किया कि उसे बड़े नेताओं के पास जाने में कोई झिझक नहीं होगी और नेता उसे पसंद करेंगे, उसी की डिमांड करेंगे। काफी कॉन्फिडेंट थी। और कहाँ की थी वो? पटना की? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। उसने कहा कि वो पटना की रहने वाली नहीं है, उसे बाहर से बुलाया गया है। बाहर से? ये तो पहला ठोस संकेत है कि ये नेटवर्क सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है। इसके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। जब उससे पैसों के बारे में, चार्ज के बारे में पूछा गया, हाँ, रेट वगैरह, तो उसका जवाब भी लगभग अंकिता जैसा ही था। हिसाब किताब सीधे बॉस देखता है, उसे खुद रेट नहीं पता होता। अच्छा, ये भी बॉस के जरिए ही? हाँ, उसने बताया कि रेट हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, दिन और रात का चार्ज अलग होता है और क्लाइंट की पसंद पर भी निर्भर करता है। क्लाइंट की पसंद पर? मतलब शायद किस तरह की सेवा चाहिए या कितनी देर के लिए, ये साफ नहीं है। उसने ये भी कहा कि कभी कभी काम के बदले इनाम भी मिलता है। इनाम? ये इनाम क्या हो सकता है? ये अपने आप में एक सवाल है। कैश या कुछ और? पता नहीं। खैर, इन दोनों लड़कियों से मिली जानकारी के बाद जांच टीम की मुलाकात नेटवर्क की एक और अहम कड़ी से हुई। एक और? कौन? इसका नाम स्रोत डिम्पल बताता है और डिम्पल के बारे में जो जानकारी सामने आई वो इस नेटवर्क के स्केल और संगठन को और ज्यादा स्पष्ट करती है। अच्छा, क्या पता चला डिम्पल के बारे में? बताया गया कि वो पश्चिमी चंपारण की है, लेकिन दिल्ली में बैठी एक सप्लायर के साथ मिलकर काम करती है। दिल्ली में? मतलब बिहार से दिल्ली कनेक्शन? हाँ, और बिहार समेत कई राज्यों में लड़कियां सप्लाई करती है। कई राज्यों में? ये जानकारी तो नेटवर्क के एक ज्यादा संगठित और मल्टी स्टेट होने की तरफ साफ इशारा करती है। बिल्कुल। डिम्पल का काम करने का तरीका भी स्रोत में बताया गया है। वो कथित तौर पर बिहार की लड़कियों को दिल्ली ले जाती है, उन्हें वहां रखती है। अच्छा, दिल्ली में बेस बनाकर? हाँ, और फिर जहां से डिमांड आती है वहां भेज देती है। दावा है कि उसका नेटवर्क यूपी, दिल्ली से लेकर नेपाल बॉर्डर तक फैला हुआ है। नेपाल बॉर्डर तक? ये तो काफी बड़ा ऑपरेशन लग रहा है। हाँ, और जांच टीम के साथ बातचीत के दौरान डिम्पल ने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी का? कैसे? उसने वीडियो कॉल के जरिए यूपी, बिहार और दिल्ली की कई लड़कियों से बात करवाई, उनके फोटो दिखाए। वीडियो कॉल पर लड़कियों को दिखाया? हाँ, और एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए तो उसने ये दावा भी कर दिया कि वो बिल्कुल नई कुंवारी है। क्या? नई कुंवारी? ये तो बहुत ही आपत्तिजनक और गैरकानूनी दावा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ लड़कियों को दिखाने तक सीमित नहीं था। डिम्पल ने लड़कियों को बाकायदा एक एग्रीमेंट पर भेजने की पेशकश की। एग्रीमेंट? किस तरह का एग्रीमेंट? जिसे वो जॉब एग्रीमेंट का नाम दे रही थी, या फिर सैलरी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी लड़कियां उपलब्ध कराने को तैयार थी। जॉब एग्रीमेंट? मतलब इस पूरे धंधे को एक तरह का औपचारिक रूप देने की कोशिश, शायद कानूनी पचड़ों से बचने के लिए या क्लाइंट का भरोसा जीतने के लिए। हो सकता है। डिम्पल ने एक और दावा किया जो समाज के एक अलग पहलू पर रोशनी डालता है। क्या दावा? उसने कहा कि उसके नेटवर्क में सिर्फ पेशेवर लड़कियां ही नहीं बल्कि घरेलू लड़कियां भी हैं,
अच्छे घरों की लड़कियां, अच्छे घरों की? क्यों? जो कथित तौर पर पैसों की तंगी के चलते अपनी सुंदरता का फायदा उठा रही हैं। उसने ऐसी लड़कियों का रेट दिन के लिए 2000 रुपए बताया। 2000 रुपए? ये दावा अगर सच है तो बेहद चिंताजनक है। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक मजबूरियां कुछ महिलाओं को ऐसे जोखिम भरे कामों की तरफ ढकेल सकती हैं। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला दावा था दवा के बारे में। दवा? कैसी दवा? डिम्पल ने कहा कि उसके पास ऐसी दवा है जिसके इस्तेमाल से लड़की नई जैसी लगती है और नेता इस बात का पता नहीं लगा पाते। क्या? ये क्या बकवास है? मतलब लड़की को नई दिखाने के लिए दवा? यही नहीं, उसने ये भी जोड़ा कि नेता खुद भी इस तरह की दवाएं लेते हैं। नेता भी दवा लेते हैं? ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये न सिर्फ अनैतिकता की हद है, बल्कि महिलाओं के शोषण का एक और भयानक रूप उजागर करता है। ये किस तरह की मानसिकता है? ये मानसिकता इंसान को एक वस्तु समझने की है। ये दिखाता है कि इस कथित नेटवर्क में लड़कियों को किस नजर से देखा जाता है, सिर्फ एक उत्पाद की तरह। हाँ, जिसे क्लाइंट की पसंद के मुताबिक तैयार किया जा सके। ये दवा वाली बात न केवल शोषण है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, और ये दावा कि नेता भी दवा लेते हैं, ये पूरी स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा देता है। हाँ। अच्छा, डिम्पल ने क्लाइंट्स के बारे में क्या बताया? कौन लोग मांगते हैं? जब डिम्पल से पूछा गया तो उसका जवाब था पंचायत का चुनाव लड़ने वालों से लेकर बड़का बड़का नेता तक। बड़का बड़का नेता मतलब बड़े लेवल के पॉलिटिशियन? हाँ, मतलब हर कोई मांगता है। उसने ये भी दावा किया कि उसका स्टाफ यानी लड़कियां बाजारू टाइप की नहीं है, वो अपने घरों पर रहती हैं और जब जरूरत होती है तभी उन्हें बुलाया जाता है। तो डिम्पल की बातों से एक बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क का जो खाका उभरता है वो काफी विस्तृत है। हाँ, इसमें लड़कियों को अलग अलग जगहों से लाना, उन्हें रखना, क्लाइंट्स तक पहुंचाना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना और यहाँ तक कि उनकी कथित ताजगी बनाए रखने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करना, ये सब एक बेहद संगठित आपराधिक गतिविधि की ओर इशारा करता है, जैसा कि स्रोत में आरोप लगाया गया है। सही कहा। इस पूरी जांच पड़ताल में स्रोत के मुताबिक 2 पुरुष एजेंट्स भी सामने आए। पुरुष एजेंट्स? हाँ, राहुल और संतोष। ये दोनों इस नेटवर्क की सबसे बड़ी कड़ियां बनकर सामने आए। राहुल और संतोष? अच्छा, ये कितने बड़े लेवल पर काम कर रहे थे? इतने बड़े पैमाने पर कि उन्होंने रिपोर्टर को चुनाव में सप्लाई के लिए 100 से ज्यादा हाई प्रोफाइल लड़कियां देने की हामी भर दी। 100 से ज्यादा लड़कियां चुनाव के लिए? ये संख्या अपने आप में इस नेटवर्क के विस्तार और इसके संगठित होने के स्तर को बयान करती है। ये कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं लगता। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, उनका नेटवर्क सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं था। कहां तक? उन्होंने दावा किया कि उनके तार यूपी, बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। बाप रे, मतलब लगभग आधा हिंदुस्तान कवर कर रहे हैं ये लोग। हाँ, और एक और पहलू जो सामने आया वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। वो क्या? इन एजेंट्स ने दावा किया कि उनके संबंध अपराधियों से भी हैं और वो उन्हें भी लड़कियां सप्लाई करते हैं। अपराधियों को भी? हाँ, राहुल ने तो यहाँ तक कह दिया कि कई बार लड़कियां खुद ही अपराधियों के संपर्क में रहती हैं। ये राजनीति, अपराध और सेक्स ट्रेड के एक खतरनाक गठजोड़ की तस्वीर पेश करता है, जैसा कि स्रोत आरोप लगा रहा है। हाँ, अगर ये दावे सही हैं तो ये दिखाता है कि कैसे सत्ता, पैसा और अपराध मिलकर एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां इस तरह की गतिविधियां फल फूल सके। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि नैतिकता और सत्ता के दुरुपयोग का भी सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। राहुल ने तो बात को और आगे भी बढ़ाया। और क्या कहा उसने? उसने विदेशी लड़कियां भी उपलब्ध कराने का दावा कर दिया। विदेशी लड़कियां? मतलब इंटरनेशनल लेवल पर? हाँ, हालांकि उसने साथ में एक चेतावनी भी दी। क्या चेतावनी? कि कभी-कभी जो लड़की दिखाई जाती है, भेजी जाने वाली लड़की उससे अलग हो सकती है। अच्छा, मतलब एक तरह की धोखाधड़ी का तत्व भी इसमें शामिल है। हाँ, विदेशी लड़कियों के सप्लाई का जिक्र आते ही मामला अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी के दायरे में आ जाता है। बिल्कुल, ये तो बहुत सीरियस बात है। कैसे लाते हैं इन लड़कियों को? राहुल ने बताया कि इन लड़कियों को टूरिस्ट वीजा पर भारत लाया जाता है। टूरिस्ट वीजा पर? और जब वीजा खत्म हो जाता है तो उन्हें छिपा कर रखना पड़ता है और कथित तौर पर पुलिस को भी मैनेज करना पड़ता है। पुलिस को मैनेज करना मतलब घूस देकर? शायद यही मतलब है। उसने ये भी बताया कि विदेशों में भी उनके एजेंट्स हैं जो पैसे लेकर ये सब करवाने में मदद करते हैं। विदेशों में भी एजेंट्स? हाँ, उसने एक उदाहरण भी दिया कि उसके पास पहले 5 थाईलैंड की लड़कियां थीं जिन्हें दोबारा बुलाया जा सकता है। थाई लड़कियां? और इनसे कमाई भी ज्यादा होती होगी? हाँ, उसने कहा कि विदेशी लड़कियों से कमाई ज्यादा होती है।
अपनी पृष्ठभूमि के बारे में उसने बताया कि उसने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और कई राज्यों की लड़कियों को बिहार में घुमाया है। घुमाया है मतलब इस धंधे में शामिल किया है। टूरिस्ट वीजा का दुरुपयोग, पुलिस को मैनेज करने का दावा, विदेशों में एजेंट्स, ये सब बातें एक बेहद संगठित, साधन संपन्न और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए ऑपरेशन की तरफ इशारा करती हैं। हाँ, ये सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं बल्कि इसके तार सीमाओं के पार तक जुड़े हो सकते हैं। ये जांच के दायरे को और भी बड़ा और गंभीर बना देता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो राहुल की बात हुई। दूसरा एजेंट संतोष, उसके बारे में क्या पता चला? राहुल के साथ साथ संतोष नाम का एजेंट भी इस नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरा। उसका नेटवर्क भी कुछ कम नहीं था। कहाँ तक फैला था उसका नेटवर्क? यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक, और इसमें नेपाल की लड़कियां भी शामिल थी। नेपाल की लड़कियां भी? इसने भी बड़ी संख्या का दावा किया। हाँ, संतोष ने भी चुनाव के दौरान 100 से ज्यादा हाई प्रोफाइल लड़कियां अरेंज करने का दावा किया। तो इसकी क्या खासियत थी? राहुल से अलग कैसे था? उसकी रणनीति थोड़ी अलग मालूम पड़ती है। उसने स्थानीय लड़कियों के बजाय दूसरे राज्यों से लाई गई लड़कियों से हाई प्रोफाइल काम करवाने पर ज्यादा जोर दिया। अच्छा, क्यों? शायद पहचान छिपाने में आसानी होती हो, या बाहर की लड़कियों को ज्यादा प्रोफेशनल माना जाता हो सकता है। उसने रिपोर्टर को गोरखपुर जाकर एक बड़ी डील फाइनल करने का प्रस्ताव भी दिया। गोरखपुर जाकर? यूपी में? हाँ, उसने यूपी की लड़कियों की तारीफ करते हुए उन्हें ज्यादा ट्रेंड और अच्छे टोन यानी बोलने के लहजे वाला बताया। ट्रेंड और टोन मतलब लड़कियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है? शायद। उसने वादा किया कि वो ऐसी लड़कियां देगा जो पूरी तरह प्रोफेशनल हैं, 6-7 साल का अनुभव रखती हैं और अच्छी अंग्रेजी बोल सकती हैं। 6-7 साल का अनुभव और अच्छी अंग्रेजी, ये बातें दिखाती हैं कि इस कथित नेटवर्क में संभवतः लड़कियों को अलग अलग ग्रेड या स्तर में बांटा गया है। हाँ, क्लाइंट की प्रोफाइल और जरूरत के हिसाब से सप्लाई की जाती है। अनुभव, भाषा का ज्ञान, दिखने का तरीका और ट्रेंड होना, ये सब इस बाजार में महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। ये किसी सर्विस इंडस्ट्री की तरह काम करता हुआ प्रतीत होता है, बस यहाँ इंसान ही उत्पाद है। बहुत ही भयानक। हाँ, संतोष ने अपने झारखंड कनेक्शन का भी जिक्र किया। झारखंड से क्या कनेक्शन? वहां से उसने पहले एक पूरा सेट यानी कई लड़कियां एक साथ भेजी थी जिनकी क्वालिटी कथित तौर पर बहुत अच्छी थी। क्वालिटी? लड़कियों के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, उसने पैसा कमाने का एक और तरीका सुझाया जो बेहद आपत्तिजनक है। अब और क्या? उसने कहा कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो गरीब राज्यों से सुंदर लड़कियों को सस्ते में लाया जाए और उनसे काम करवाया जाए। ये टिप्पणी शोषण की उस मानसिकता को बेनकाब करती है जो ऐसे नेटवर्क्स की बुनियाद होती है। गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर कमजोर लड़कियों को इस दलदल में धकेलना। उसने मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक एक सेंटर बनाने का सुझाव भी दिया। सेंटर मतलब एक तरह का हेडक्वार्टर या बेस शायद। और असम के डिब्रूगढ़ जाने का भी जिक्र किया, जो शायद नेटवर्क के विस्तार का एक और संकेत है। डिब्रूगढ़, असम तक। अच्छा, सुरक्षा के बारे में कुछ कहा? लड़कियों की सेफ्टी? जब रिपोर्टर ने सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा तो संतोष ने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन? कि अगर लड़की किसी नेता के पास जाती है तो पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और इस समय कोई दिक्कत नहीं है। इस समय कोई दिक्कत नहीं है, ये इस समय वाला हिस्सा ये कई सवाल खड़े करता है। हाँ, मतलब क्या है इसका? क्या इसका मतलब है कि बाकी समय दिक्कत होती है, या ये इस बात का संकेत है कि चुनाव के समय या जब सत्ता में बैठे लोगों को जरूरत होती है तब नेटवर्क को एक तरह की सुरक्षा या छूट मिल जाती है? हाँ, ये सत्ता के संरक्षण की संभावना की ओर एक परोक्ष इशारा हो सकता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखें, हाँ, तो ये जांच एक ऐसे नेटवर्क की तस्वीर पेश करती है जो बेहद संगठित है। हाँ, जिसका जाल कई राज्यों और शायद विदेशों तक फैला है और जो कथित तौर पर राजनीति के उच्चतम स्तरों तक अपनी पहुंच रखता है। इसमें स्थानीय लड़कियों के शोषण से लेकर दूसरे राज्यों से लड़कियों की तस्करी और यहाँ तक कि विदेशी लड़कियों के इस्तेमाल के भी दावे शामिल हैं। बिल्कुल। एजेंट, सप्लायर्स और खुद लड़कियों के बयानों के आधार पर, जैसा कि स्रोत प्रस्तुत करता है। हाँ, इस कथित नेटवर्क के काम करने का तरीका, इसमें बढ़ती जाने वाली गोपनीयता, क्लाइंट्स की प्रोफाइल, पैसों का लेन देन और इसमें शामिल गंभीर जोखिम और अनैतिक पहलू, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल और परेशान करने वाली तस्वीर बनाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे संगठित अपराध समाज के अलग अलग स्तरों में अपनी जड़ें जमा सकता है। ये पूरी जांच कई गंभीर सवाल खड़ी करती हैं, न सिर्फ कानून और व्यवस्था पर,
बल्कि समाज, राजनीति और नैतिकता पर भी। स्रोत में प्रस्तुत किए गए ये दावे अगर सच हैं तो ये एक बहुत बड़े तंत्र की ओर इशारा करते हैं जिसे बेनाप करना और तोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। और यहीं पर एक विचार मन में आता है, स्रोत में जिस तरह के नेटवर्क का जिक्र है, उसका पैमाना, उसके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, क्या ऐसा नेटवर्क वास्तव में इतने लंबे समय तक बिना किसी शक्तिशाली संरक्षण या कह लीजिए व्यवस्था की मिली भगत के चल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोताओं को खुद विचार करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और AI भारत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें।